Welcome to House of Science and Technology by Sir Ayan Ali Siddiqui. Today our topic is mirror equation and ये क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स के चैप्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में शामिल है. देन इसकी एक डेरिवेशन है और फिर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो चैप्टर के एंड में गिवन है. अब इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q, इसको ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हमें इसके डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना होगा. अब इसकी डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले आप बच्चों ने एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी. एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद एक कर्व ड्रॉ करना होगा जिसका मिडिल पार्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से टच होना चाहिए. तो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल कर्व को ज्वाइन कर देना है और हॉरिजॉन्टल लाइन ज्वाइन हो जाएगी कर्व के मिडिल वाले पार्ट से. देन इसके बाद आपने वो पॉइंट जहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन और कर्व मीटअप होते हैं उस पॉइंट को P से डिनोट कर देना है और ये कहलाता है पोल. देन अपनी मर्ज़ी से आपने किसी भी फासले के ऊपर अपनी मर्ज़ी से, फॉर एग्जांपल आपने 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का फासला लिया और यहाँ पर निशान लगा दिया, पॉइंट कर दिया, तो ये कहलाएगा आपका फोकल पॉइंट. देन आपने सेम डिस्टेंस जो आपने P से F तक का जो डिस्टेंस लिया था वही सेम डिस्टेंस का अगेन एक फासला लेंगे एंड देन उसको पॉइंट लगा देंगे उस फासले पर एंड देन उसको आप C से डिनोट कर देंगे. C हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है. वन थिंग यू शुडंट नीड टू रिमेंबर एंड दैट इज ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोगों ने ड्रॉ करी है ये है प्रिंसिपल एक्सिस. दिस हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट प्रिंसिपल एक्सिस और ये जो कर्व्ड है हमारे पास दैट इज़ एक्चुअली द मिरर. तो ये कर्व्ड हमारे पास मिरर है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है एंड ये जो मैंने ब्लू पेन से शाइनी सरफेस बनाया है दिस इंडिकेट कि ये कॉनकेव मिरर है. नेक्स्ट स्टेप में हम ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे. वो ऑब्जेक्ट होगा C और F के बिल्कुल बीच में. अच्छा, इस स्टेप के अंदर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया जो कि C और F के बिल्कुल बीच में है और फिर इस ऑब्जेक्ट में से दो लाइट की रे, मिनिमम 2 लाइट की रे इमिट होंगी और उस लाइट की रे के थ्रू हम लोग इमेज फॉर्म करेंगे. सो एक लाइट की रे कोलाइड करेगी डायरेक्ट पोल के साथ एंड देन सेकेंड लाइट की रे फोकल पॉइंट को पास करके गुजर जाएगी. यहाँ पर मैंने एक लाइट की रे को कोलाइड करवा दिया डायरेक्ट पोल के साथ एंड देन सेकेंड लाइट रे फोकल पॉइंट से होकर गुजरेगी एंड देन वो कोलाइड करेगी कॉनकेव मिरर के साथ. अब जिस पॉइंट पर सेकेंड लाइट रे ने कोलाइड करा है उसे मैं डिनोट कर रहा हूँ D के साथ. दिस इज द पॉइंट वेयर द सेकेंड लाइट रे हैज़ कोलाइडेड. अब जो लाइट की रे इस पॉइंट पर कोलाइड करके गई है वो लाइट की रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर जाएगी. ये जो सेकेंड लाइट रे है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल बैक कर जाएगी. अब जो पोल वाली लाइट की रे है ये फॉलो करेगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जिस एंगल से लाइट की रे ने कोलिजन करा है इस पॉइंट पर वो सेम एंगल से लाइट की रे पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी. अब ये वाली लाइट की रे जो पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट बैक कर गई है ये पीछे जाने के बाद इस D वाली लाइट से जिस पॉइंट पर कोलाइड कर जाए वो पॉइंट हमारा इमेज का होता है. द पॉइंट एट विच हमारी ये वाली फर्स्ट इमिट हुई हुई लाइट और जो सेकंड जो लाइट है यानी ये दो रे आपस में जिस पॉइंट पर कोलाइड कर जाए, जिस पॉइंट पर आपस में टकरा जाए वो पॉइंट हमारा इमेज का पॉइंट होता है. सो यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारी इमेज फॉर्म्ड हो गई है. सो हमारी दो लाइट रे इमिट हुई, एक डायरेक्ट कोलाइड कर गई पोल के साथ और दूसरी वाली फोकल पॉइंट से गुजरने के बाद D पॉइंट से कोलाइड होने के बाद ये दोनों की दोनों लाइट रे यहाँ पर आकर कोलाइड कर गई और यहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म्ड हो गई. नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ड्रॉ करा था. इस ऑब्जेक्ट को मैंने नेम दे दिया, ये है A है और B. सो ये ऑब्जेक्ट को मैंने AB नेम दे दिया एंड इस ऑब्जेक्ट की एक हाइट है और जो भी इसकी हाइट है उसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया HO के साथ. सो HO का मतलब है ऑब्जेक्ट हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और AB इज़ द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट. सेम वे में इसी तरह मैं इस इमेज को भी नाम दे दूंगा. इसे कह दिया मैंने A बार और इस पॉइंट को कह दिया मैंने B बार. सो इसका नेम आ गया
ए बार एंड बी बार। सो इमेज का नेम है ए बार एंड बी बार, और क्योंकि इस इमेज की भी एक हाइट है जो कि ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है, सो इससे मैं इसकी हाइट को मैं नेम दे दूँगा एच आई। सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट रिप्रेजेंट करी है मैंने एच ओ के साथ, और मैंने इमेज की हाइट को रिप्रेजेंट करा है एच आई के साथ, और ऑब्जेक्ट का नेम है ए बी और इमेज का नेम है ए बार एंड बी बार। इधर मैंने पोल से एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकली ड्रॉ कर दी है, और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैंने फोकल पॉइंट, इसके फोकल पॉइंट से एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी है। तो इस पोल से लेकर फोकल पॉइंट तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है। सो द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द फोकल पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ कर दी जो कि ऑब्जेक्ट की वर्टिकल है, और ये लाइन इंडिकेट करती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। सो यहाँ से मैंने पहले एक लाइन ड्रॉ करी ऑब्जेक्ट के वर्टिकल, और इसको ड्रॉ करने के बाद पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का फासला, ये पोल वाली लाइन है, ये ऑब्जेक्ट वाली लाइन है, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का फासला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है, जिसको डिनोट करते हैं पी के साथ। इसी तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसी सेम वे में, इसी सेम तरीके से मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी जो लाइन है इमेज से वर्टिकल। सो जहाँ पर इमेज फॉर्म्ड हो रही है उस पॉइंट से मैंने एक वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करी, और उसके बाद जो पोल की लाइन है और जो इमेज वाली लाइन है इनके दरमियान का फासला कहलाता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू के साथ, और ये कहलाता है इमेज डिस्टेंस, क्योंकि ये हमारा पोल, और पोल पर हमारी रेस ने कोलाइड करा, और कोलाइड करने के बाद इमेज यहाँ पर फॉर्म हो गई। सो इमेज और पोल के दरमियान का फासला इमेज डिस्टेंस कहलाता है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू के साथ। अच्छा, यहाँ पर आपकी इमेज की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है कंप्लीट। अब हमने इस डायग्राम को देखते हुए अपनी इक्वेशन को ड्राइव करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर इस डायग्राम को अगर गौर से देखें तो यहाँ पर दो ट्राइंगल शुरू में बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो दो ट्राइंगल कौन से हैं उन्हें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। और पहला ट्राइंगल जो मुझे यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो ये है, तो इसे मैंने इस तरह से हाईलाइट कर दिया। तो ये एक ट्राइंगल है, और इसके सेम एंगल जैसा एक और ट्राइंगल यहाँ पर है जो कि ये है। तो यहाँ पर बेसिकली दो ट्राइंगल फॉर्म्ड हुए हैं, और दोनों का एंगल एक जैसा है। सो यहाँ पर दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल है मेरे पास ए बी पी, और एक ट्राइंगल है मेरे पास ए बार बी बार और पी। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल हैं। सो इस पॉइंट पर मेरे पास दो ट्राइंगल आ चुके हैं। अब इन दो ट्राइंगल को हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने ट्राइंगल को पॉइंट आउट कर लेना है, और फिर पॉइंट आउट करने के बाद आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का इस्तेमाल करना है इसको सॉल्व करने के लिए। तो जो दो ट्राइंगल हमारे पास आ गए हैं, इसमें से एक है ए बी पी, और जो दूसरा ट्राइंगल है वो है ए बार बी बार पी। ए बी पी, और जो दूसरा ट्राइंगल है वो है ए बार बी बार पी। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का इस्तेमाल करना है, वो है हमारे पास टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, और अगर मैं सॉल्व करूं फॉर ट्राइंगल ए बी पी, तो फॉर ट्राइंगल ए बी पी, सो फॉर ट्राइंगल ए बी पी टेंजेंट थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्राम में परपेंडिकुलर क्या है, तो ट्राइंगल ए बी पी, ये रहा ट्राइंगल। तो अगर मैं ट्राइंगल को यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो हमारे पास ये ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल के अंदर ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, और ये मेरे पास पी है। सो यहाँ पर ए बी मेरे पास परपेंडिकुलर है,
और बेस मेरे पास बी पी है। सो यहाँ पर बेस आ गई बी पी। अब फॉर ट्राइंगल ए बार बी बार पी, ट्राइंगल ए बार बी बार पी के लिए जो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया वो रहा ये ए बार बी बार पी, जिसको यहाँ ड्रॉ कर दिया ए बार बी बार पी। इसके लिए भी हमने सेम स्टेप करने। सो सबसे पहले हम लोगों ने टेंजेंट थीटा लिखा जो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। यहाँ पर परपेंडिकुलर है मेरे पास ए बार बी बार, ये रहा, और जो बेस है वो है मेरे पास बी बार पी। तो यहाँ से मेरे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यूज आ गई। अब यहाँ से मेरे पास टेंजेंट थीटा का ये वाला स्टेप हो चुका है सॉल्व। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ देखें आप कि यहाँ पर ये टेंजेंट थीटा है जो बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, और यहाँ पर ये बराबर है ए बी अपॉन बी पी के, और यहाँ पर भी टेंजेंट थीटा है जो बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, और ये बराबर है ए बार बी बार अपॉन बी बार पी। तो यहाँ पर टेंजेंट थीटा इसके बराबर, यहाँ पर टेंजेंट थीटा इसके बराबर, ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि अगर a बराबर है b के और b बराबर है c के, देन a ऑटोमेटिकली c के बराबर हो जाएगा। तो ये a बार b बार टेंजेंट के बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो मैं इनको आपस में कंपेयर कर सकता हूँ। सो जब मैं इन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करूँगा, एक दूसरे के बराबर लिखूँगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास a b अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए बार बी बार अपॉन बी बार पी। ठीक है, क्योंकि ये भी बराबर है टेंजेंट थीटा के, ये भी बराबर है टेंजेंट थीटा के, ये बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, ये भी बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो जब ये दोनों बराबर हैं टेंजेंट थीटा के, तो मैंने इन दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ मैं, इन नेक्स्ट स्टेप मैं इस इक्वेशन में जहाँ पर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, और जहाँ बेस है तो बेस को बेस की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर ए बी मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये रहा, ये ए भी मेरे पास परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर ये ए बार बी बार मेरे पास परपेंडिकुलर है, और ये बी पी मेरे पास बेस है, यहाँ पर ये बी पी मेरे पास बेस है। तो मैं इस परपेंडिकुलर को इस परपेंडिकुलर के डिनोमिनेटर में ले आऊँगा, और इस बेस को इस वाली बेस के न्यूमिनेटर में लेके आ जाऊंगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने ये करना है। तो जब मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो ये बन जाएगा ए बी अपॉन ए बार बी बार, और ये बराबर हो जाएगा बी पी अपॉन बी बार पी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सो इन नेक्स्ट स्टेप अब मैंने देखना है कि हम लोग ने यहाँ तक तो फाइंड आउट कर लिया, यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ए बी अपॉन ए बार बी बार इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन बी बार पी। ए बी दोनों परपेंडिकुलर हैं, बी पी और बी बार पी ये दोनों बेसिस हैं। तो अब देखना है कि ए बी बराबर किसके, तो ए बी यहाँ पर ये रहा, ये मेरे पास ए बी है, और ये ए बी बराबर है एच ओ के, ऑब्जेक्ट हाइट के। तो मैं ए बी की जगह पर एच ओ लिख सकता हूं, क्योंकि ये ए बी बराबर है एच ओ के। देन डिवाइड में है मेरे पास ए बार बी बार, ए बार बी बार ये बराबर है एच आई के, विच इज द हाइट ऑफ इमेज। तो मैं ए बार बी बार की जगह पर एच आई लिख सकता हूं, क्योंकि ये बराबर है एच आई के। सो ए बार बी बार एच आई के बराबर आ गया, और ए बी आ गया एच ओ के बराबर। अब आ जाते हैं बी पी की तरफ, ये बी पी किसके बराबर है, तो यहाँ पर अगर डायग्राम को गौर से देखें तो ये रहा बी और ये रहा पी, ये बी है ये पी है। अब हम लोगों ने पोल से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी थी, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी थी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पर जो पॉइंट बी है, इस बी से एक वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ जा रही है, और एक पोल से यानी पी से वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ जा रही है, और ये बराबर है मेरे पास
पी के, विच मीन्स दैट कि ए यानी बी पी मेरे पास पी के बराबर है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। तो पोल से लेकर बी तक का जो फासला है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और बी पी बराबर है मेरे पास पी के। तो मैं बी पी की जगह पर पी लिख सकता हूँ। सो मैंने बी पी की जगह पर पी लिख दिया, क्योंकि बी पी बराबर है पी के, और वो हमने यहाँ से फाइंड आउट करा है कि ये मेरे पास पी है, ये मेरे पास बी है, और बी पी बराबर है पी के, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट, बी बार पी किसके बराबर है? तो ये रहा बी बार, ये रहा पी। अब पी से एक वर्टिकल लाइन जा रही है, और बी बार से होती हुई एक और वर्टिकल लाइन जा रही है, और बी बार से लेकर पी तक, बी बार पी ये बराबर है क्यू के, विच इज इमेज डिस्टेंस। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि हमारे पास बी बार पी बराबर है क्यू के। सो बी बार पी की जगह पर आ गया क्यू। यहाँ पर हमने हाफ इक्वेशन सॉल्व कर ली। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम वापस आ जाएंगे डायग्राम की तरफ। अब हम लोगों ने दो ट्रायंगल को सॉल्व कर लिया, और दो ट्रायंगल को सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने ये इक्वेशन क्रिएट कर ली। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे अगेन डायग्राम की तरफ, और यहाँ पर मुझे दो और ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन से? एक तो ट्रायंगल ये रहा छोटा सा, इसको मैंने इससे हाईलाइट कर दिया, और ये ट्रायंगल है हमारे पास ABF। सो नेक्स्ट जो ट्रायंगल यहाँ पर हाईलाइट है वो है ABF। तो सो नाउ वी हैव ट्रायंगल ABF, और इसके बाद एक और ट्रायंगल है, और वो ये रहा, ये FPD। इसे मैं इस तरह से हाईलाइट कर देता हूँ, तो हमारे पास एक और ट्रायंगल बनता हुआ आ रहा है। और ये जो ट्रायंगल मेरे पास फॉर्म्ड हो रहा है ये है FPD। तो इसको मैंने नाम दे दिया एंड ट्रायंगल FPD। सो वी हैव टू मोर ट्रायंगल, एक है ABF और दूसरा है FPD। और जो काम हम लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं, हम लोगों ने सेम एग्जैक्ट काम यहीं पे करना है इन दो ट्रायंगल्स के साथ, एंड देन वी हैव टू कंपेयर द फाइनल इक्वेशन, और फिर हमारे पास हमारी मिरर इक्वेशन फॉर्म्ड हो जाएगी। अब ये ट्रायंगल हमारे पास आ चुके हैं। अब क्या करना है? अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगेन हम लोग टेंजेंट थीटा का इस्तेमाल करेंगे, और लिखेंगे हम लोग फॉर ट्रायंगल ABF, और जो ट्रायंगल मेरे पास फॉर्म्ड हो रहा है वो ये है। सो ये मेरे पास ट्रायंगल फॉर्म्ड हुआ है ABF के साथ, और यहाँ पर B ये रहा, A ये है, और F ये है। तो फॉर ट्रायंगल ABF टेंजेंट थीटा बराबर होता है अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। यहाँ पर परपेंडिकुलर है AB, और बेस है मेरे पास BF, तो बेस आ गई BF। फिर फॉर ट्रायंगल, यहाँ पर है नेक्स्ट ट्रायंगल FPD। सो फॉर ट्रायंगल FPD, यहाँ पर मेरे पास FPD ट्रायंगल ये रहा, और अगर इसे ड्रॉ किया जाए तो अगर इसे ड्रॉ किया जाए तो ये ट्रायंगल बन के आ रहा है। तो ये रहा मेरे पास FPD, और ये रहा मेरे पास F यहाँ पर है, P यहाँ पर है, D यहाँ पर है। मैंने जो ट्रायंगल यहाँ पर हाईलाइट करे थे उनको मैंने बस यहाँ पर अगेन ड्रॉ कर दिया, ताकि इसको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हम लोगों ने वही काम करना है, टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। यहाँ पर परपेंडिकुलर है PD, सो PD इज परपेंडिकुलर, एंड मेरे पास बेस क्या है? बेस है मेरे पास FP, सो FP इज द बेस। अगेन वही काम करना है, क्योंकि मेरे पास AB अपॉन BF बराबर है टेंजेंट थीटा के, और PD अपॉन FP बराबर है टेंजेंट थीटा के। तो मैं इनको आपस में एक दूसरे से कंपेयर कर लूँगा, और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि AB
अपॉन बी एफ इज इक्वल टू पी डी अपॉन एफ पी। ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास बेस है, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है और ये मेरे पास बेस है। तो मैं परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर की तरफ शिफ्ट कर दूंगा और बेस को बेस की तरफ। जब मैं इनको शिफ्ट करूंगा तो ये परपेंडिकुलर जो न्यूमरेटर के अंदर है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये बन जाएगा ए बी अपॉन पी डी और ये बन जाएगा ये बन जाएगा बी एफ अपॉन एफ पी। तो ये बी एफ आ गया न्यूमिनेटर के अंदर और ये बन गया बी एफ अपॉन एफ पी और ये परपेंडिकुलर के बराबर, ये परपेंडिकुलर के इक्वल, ये बेस एंड अगेन ये बेस। तो मैंने परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस इसको यहाँ तक सॉल्व कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब हमने डायग्राम को गौर से देखना है। अब हमारे पास है पहले ए बी, ये ए बी है और यहाँ पर ए बी है, तो ये रहा ए बी। तो ये ए बी यहाँ पर मैंने लिखा है ये बराबर है एच ओ के। सो ए बी इससे पहले भी लिखते हुए आ रहे हैं, ये रहा ए बी, ये नेम है और ये ए बी बराबर है एच ओ यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो ए बी है वो बराबर है एच ओ के एंड देन आई हैव पी डी। पी डी ये रहा, पी डी ये रहा और पी डी बराबर है मेरे पास यहाँ ए बार बी के। तो गौर से देखिएगा कि ये पी डी और ये ए बार बी बार ये दोनों आपस में इक्वल हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों की हाइट इक्वल है। सो मैं ये कह सकता हूँ कि पी डी बराबर है ए बार बी बार के और जब पी डी बराबर है ए बार बी बार के तो ए बार बी बार बराबर है एच आई के। तो यहाँ मैं लिख दूंगा कि पी डी इज इक्वल टू ए बार बी बार और ए बार बी बार बराबर है एच आई के। तो मैं ए बी और पी डी की जगह पर लिख सकता हूँ कि ये दोनों बराबर, ए बी बराबर है एच ओ के और यहाँ पर ए बी बराबर है एच ओ के एंड पी डी, ये रहा पी डी एंड पी डी बराबर है एच आई के। सो यहाँ पर ए बी बराबर आ गया एच ओ के एंड पी डी बराबर आ गया एच आई के। और यहाँ पर इसके बाद ये दोनों बराबर हैं बी एफ अपॉन एफ पी के। इन दोनों को मैंने ऐसे ही लिख रहने दे दिया क्योंकि अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए मुझे वही काम करना है जो पहले करते हुए आ रहे हैं कि अब मुझे जानना होगा कि बी एफ और एफ पी ये दोनों किसके बराबर हैं। मुझे ये पता चल जाए कि दोनों किसके बराबर हैं तो मैं इस तरह से इस इक्वेशन को कंप्लीट कर सकता हूँ। तो अब ये जान लेते हैं कि बी एफ और पी एफ किसके बराबर है। सो अगर आप डायग्राम को गौर से देखें, ये रहा बी एफ, ये रहा बी एफ। अब यहाँ पर डायग्राम को गौर से देखने की ज़रूरत है। तो ये रहा बी एफ, ये बी एफ है और इसको अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो बी एफ यहाँ पर आ रहा है, ये है मेरे पास बी एफ। सो बी एफ यहाँ पर आ गया। उसके बाद है एफ पी, एफ पी कहाँ पर है, ये रहा एफ पी, एफ पी ये रहा। तो पहले अगर मैं एफ पी को देखूं सो एफ पी ये इस तरफ है, तो पी से एक लाइन वर्टिकल आई, एफ से एक और लाइन वर्टिकल आ रही है। सो पी वाली लाइन ये रही और एफ वाली लाइन, फोकल पॉइंट वाली लाइन ये रही और पी से एफ के दरमियान का फासला एफ कहलाता है यानी फोकल लेंथ। सो ये वाला है, ये है फोकल पॉइंट। तो पोल से फोकल पॉइंट तक जो फासला है, जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ कहलाता है। तो P और F अकॉर्डिंग टू डायग्राम बराबर है फोकल लेंथ F के। तो यहाँ लिख सकता हूँ कि F P आर इक्वल टू स्मॉल f फोकल लेंथ और फिर है मेरे पास BF। अब सारा मसला है BF का। अब यहाँ पर है BF। अब मुझे जानना है कि ये जो BF है ये किसके बराबर है एक्चुअली। अब अगर डायग्राम को गौर से देखें तो ये रहा BF। अब ये बी एफ किसी के इक्विवेलेंट सही से दिखाई नहीं दे रहा कि ये सही से किसके इक्विवेलेंट आ रहा है। ये बी एफ है, अब ये किसके बराबर हो सकता है, तो ये डायरेक्टली किसी के बराबर नहीं है, ये डायरेक्टली किसी के भी इक्वल नहीं है। अब अगर मुझे बी एफ की वैल्यू जाननी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये है पी और ये है एफ। तो अगर मैं इस पी में से एफ को
माइनस कर दूं, सो मैंने इस P में से F को रिड्यूस कर दिया, F को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अगर मैं P में से F को माइनस कर देता हूँ, मेरे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ BF। सो मैंने P में से F को माइनस करा तो बच गया सिर्फ और सिर्फ BF। सो BF की वैल्यू डायरेक्टली तो मैं नहीं लिख सकता, तो इनडायरेक्टली मेरे पास आ सकती है कि अगर मैं इस P में से F को माइनस कर दूं, अगर मैं इस P में से F को माइनस कर दूं तो मेरे पास BF आ जाएगा। सो BF बराबर हो जाएगा P माइनस एफ के। देन अब अगर मैं इसको अपनी इक्वेशन में लिखूं, सो HO अपॉन HI ये लिखा हुआ था, ये बराबर थे BF के। BF मेरे पास बराबर है P माइनस एफ के, और F बराबर है मेरे पास यानी FP बराबर है मेरे पास स्मॉल f के, जो कि फोकल लेंथ है। इस तरह से मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई। एक इक्वेशन ये हमने शुरू में बनाई थी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, और ये इक्वेशन मैंने अब बनाई है, इससे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को मैंने एक साथ यहाँ पे लिख दिया। तो जो पहली इक्वेशन मैंने क्रिएट करी थी वो इक्वेशन थी HO अपॉन HI इज इक्वल टू P अपॉन Q, और दूसरी जो इक्वेशन मैंने क्रिएट करी थी इससे पहले वो थी HO अपॉन HI P माइनस F अपॉन F। ये दो इक्वेशंस मैं क्रिएट कर चुका हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों इक्वेशन, ये वाला पार्ट दोनों बराबर है HO अपॉन HI के, तो मैं दोनों को एक दूसरे के इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों एक जैसे पार्ट्स के बराबर है। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि P अपॉन Q इज इक्वल टू P माइनस F अपॉन F। और ऐसा क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि P माइनस F अपॉन F बराबर है HO अपॉन HI और P अपॉन Q बराबर है HO अपॉन HI, और ये दोनों सेम है, तो मैंने इन दोनों को एक दूसरे के इक्विवेलेंट लिख दिया। इसके बाद क्या कर रहा हूँ, इसके बाद अब मैं इन दोनों को डिवाइड करवा रहा हूँ P के साथ। सो डिवाइडिंग P ऑन बोथ साइड। सो इन दोनों को मैंने P से डिवाइड करा दिया। सो डिवाइडिंग P ऑन बोथ साइड, तो इन दोनों को जब मैं P से डिवाइड कराऊंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी P अपॉन PQ इज इक्वल टू P माइनस F अपॉन PF। ये इसके बराबर आ गया। यहाँ P से P आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा 1 अपॉन Q इज इक्वल टू, अब ये P F से माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। क्योंकि ये माइनस हो रहा है तो मैं इसको सेपरेट करके लिख सकता हूँ, यानी P को सेपरेट, F को सेपरेट। जब मैं इसको सेपरेट करके लिखूंगा तो कुछ इस तरह की इक्वेशन बन के आएगी। तो P अपॉन PF माइनस F अपॉन PF। और मैं ऐसा क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये वाली इक्वेशन लूँ और इसका एलसीएम लूँ तो मेरे पास वापस से ये बन के आ जाएगा। सो मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ इसका एक स्टेप रिवर्स करा है। सो मैं अगर इसका एक रिवर्स स्टेप करूँगा तो मेरे पास ये बन के आ जाएगा, और अगर मैं इसका ये जो एक्सप्रेशन मैंने बनाई है, अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ तो वापस से मेरे पास ये आ जाएगा। तो मैं मैथमेटिकली मैं ये स्टेप ले सकता हूँ कि मैंने एक स्टेप रिवर्स में ले लिया, और रिवर्स स्टेप लेने की वजह से कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ मैंने इनको दो सेपरेट हिस्सों में बांट कर लिख दिया। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये सेम वेरिएबल है P और P, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। ये सेम वेरिएबल है F और F, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 1, तो यहाँ क्या बच गया इन टोटल, 1 अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन P। अब कुछ भी नहीं करना, मैं इस P को उठा के वहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ। जब मैं शिफ्ट कर दूंगा तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, और वो है 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन Q। ये माइनस का था, वहाँ जाके प्लस का हो गया, प्लस 1 अपॉन P। हेयर इज अवर फाइनल इक्वेशन, और इसको यूज़ करेंगे हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर।